कश्मीर की घाटियों में सन 1988 से चालू मिलिटेंसी के चलते 1990s में ही कश्मीर भारत की सिक्योरिटी को लेकर देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक 1988 से 2017 तक के 27 सालों में मिलिटेंसी और वायलेंस के चलते 41,000 जानें गईं, जिसका मतलब है हर दिन में ऑन एन एवरेज 4 लोगों की मौत। Kashmir is a contested state split between India and Pakistan. इन 41,000 लोगों में 14,000 लोग यानी तकरीबन 35% मासूम सिविलियंस थे, 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल और 22,000 मिलिटेंट्स। पर आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बुरहान वानी, जो कि सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर का हीरो बन गया था, वो आखिर कौन था, क्यों और कैसे उसका एनकाउंटर किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। नाइनटीन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ भारत और पाकिस्तान का बड़े ही असंगठित रूप से विभाजन कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच मानो जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने 1947 और 1965 के युद्धों स्वरूप कश्मीर को भारत से छीनने की तमाम कोशिशें करी, पर विफल रहा और उन्हें ये समझ आ गया था कि वॉर या मिलिट्री एक्शन से अब कश्मीर को भारत से नहीं छीना जा सकता। 1970s वही वक्त था जब कश्मीर कई अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा था। Most of all, it was the tension of being a minority in an increasingly fanatical atmosphere. ये राजनीतिक चुनौतियां बेसिकली कश्मीर के जाने माने पॉलिटिकल आउटफिट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र की कांग्रेस सरकार के बीच चल रहे द्वंद्व को लेकर थी। 1982 में शेख अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद कश्मीर कांग्रेस के फोकस में था और कैसे भी करके कांग्रेस कश्मीर में अपनी सरकार बनाना चाहती थी। 1986 तक जम्मू एंड कश्मीर की 2 स्टेट गवर्नमेंट्स गिरने के बाद 1986 में ही उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ एक अकॉर्ड साइन किया और अलायंस फॉर्म करी गई। 1987 के असेंबली इलेक्शंस के बाद यही अलायंस जीत गई और फारूक अब्दुल्ला को वापस जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पर इसी इलेक्शन को एक इस्लामिक पार्टीज के कोलिशन यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने रिग्ड बताया, जिसके चलते घाटी में काफी अनरेस्ट छिड़ गया और इसी डोमेस्टिक अनरेस्ट का फायदा उठाने का अच्छा खासा अवसर पाकिस्तान गंवा कैसे सकता था। इसी के चलते सिविलियन डिसकंटेंट को एक आर्म्ड इंसर्जेंसी बनाने का जिम्मा कश्मीर में पाकिस्तान ने उठाया। वहाँ पाकिस्तान के एक और कश्मीर था तो दूसरी ओर अफगानिस्तान, जहाँ सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जिहाद के नाम पे अफगान मुजाहिदीन को फॉर्म किया गया था और इन मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग और आर्मिंग भी पाकिस्तान ने ही करवाई थी। यही मॉडल अब भारत में जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया जाना था और इसी के तहत 1965 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले मिलिटेंट ग्रुप यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की शुरुआत हुई। ISI की मदद से JKLF के थ्रू कश्मीर यूथ को इन्फ्लुएंस करके जिहाद के नाम पे पाकिस्तान ले जाकर ट्रेन किया जाने लगा। 1968 में JKLF के को-फाउंडर और कश्मीर के फर्स्ट रेडिकल सेपरेटिस्ट मकबूल भट्ट को एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर के मर्डर के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद मकबूल को जेल से छुड़वाने के लिए 1984 में लंदन में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र म्हात्रे को JKLF के एक्टिविस्ट के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और जब उनकी डिमांड के अनुसार मकबूल को रिलीज नहीं किया जाता और इनफैक्ट फरवरी 1984 में उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, तो रविंद्र म्हात्रे को भी JKLF द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद भी कई टेरर इंसिडेंट्स JKLF द्वारा कश्मीर में किए जाते हैं, लेकिन इंसर्जेंसी की फुल फ्लेजेड शुरुआत होती है जुलाई 31, 1988 के 2 बॉम्ब ब्लास्ट के साथ, जो कि श्रीनगर में किए गए थे। JKLF का सारा सपोर्ट ISI से आता था, लेकिन पाकिस्तान सरकार कहीं ना कहीं JKLF के सपोर्ट में नहीं रहती थी, क्योंकि JKLF जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस चाहता था, ना कि उसका एक्सेशन टू पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान समझ चुका था कि इस इंडिपेंडेंस की आग का निवारण इस्लामिक नेशनलिज्म से ही हो सकता है, जो कि पाकिस्तान नेशनलिज्म के अंदर सब्ज्यूम किया जा सकता था। इसके लिए 1989 के बाद JKLF के अलावा कई और मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार और लश्कर-ए-तोयबा को खड़ा किया जाता है।
जिसका एजेंडा कश्मीरियत नहीं बल्कि पाकिस्तान नेशनलिज्म था। इसी के साथ मिलिटेंसी का एक सबसे भयावह रूप अर्ली 1990s में कश्मीरी पंडित एक्सोडस एंड किलिंग्स के रूप में सामने आता है। इसके बाद भी कई टेरर इंसिडेंट्स, फॉरेन टूरिस्ट की किडनैपिंग्स, प्लेन हाईजैकिंग्स की गई थी। ये लघु से रंगा कारवां अब थमने का नाम नहीं लेने वाला था। सालों साल में न जाने कितने कश्मीरी युवाओं को जिहाद के नाम पे मिलिटेंट्स बनाया गया और उनकी मौत को शहादत माना गया। इसके बाद 2010 में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के एनकाउंटर के बाद कश्मीर ने शायद सबसे भयानक प्रोटेस्ट देखे, जिसमें 120 प्लस लोगों की जानें चली गई थी। जाहिर सी बात है कि एक ऐसे खून खराबे और अनस्टेबल माहौल में रहने वाले बच्चों की मानसिकता पे इन चीजों का गहरा असर पड़ता है। 2017 में फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा था कि कश्मीरी बच्चों को, वहाँ के युवाओं को मौत का कोई खौफ नहीं है, और जायज भी है। जिसने मौत के इतने खतरनाक मंजर को जिया हो उसे किस बात का डर। एक ऐसा ही युवा था 21 साल का बुरहान वानी, जो कि इतनी सी उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बन गया। बुरहान का जन्म कश्मीर के पुलवामा के त्राल में मुजफ्फर अहमद वानी के छोटे बेटे के रूप में हुआ था। बुरहान के पिता एक मैथ्स टीचर और प्रिंसिपल थे और उनकी मां महमूना मुजफ्फर भी पोस्ट ग्रेजुएट थी। इनके दोनों बेटे खालिद और बुरहान भी पढ़ाई में अच्छे थे और खालिद ने बीकॉम भी कर रखा था। 2010 के प्रोटेस्ट के बाद मिलिटेंट्स को वादी में से रिक्रूट किया जा रहा था और उसी साल सितंबर में खालिद और बुरहान को उनके फादर ने कुछ सामान लेने बाहर भेजा था। ये कर्फ्यू का टाइम था प्रोटेस्ट के कारण, और इसलिए ही सिक्योरिटी फोर्सेस भी वादी में अच्छी खासी तादाद में पोस्टेड थी। सामान लेके आते वक्त इन दोनों भाइयों को सीआरपीएफ ने पकड़ लिया और किसी बात पे इनके सीआरपीएफ के ऑफिसर्स थे, कुछ बहसबाजी हो गई थी, जिसके बाद सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे ये लोग वहां से तो जिंदा बच गए, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने बुरहान के दिमाग में एक छाप छोड़ दी। दरअसल इंडियन फोर्सेस द्वारा कंडक्ट कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कई इनोसेंट सिविलियंस की जानें गई हैं। जैसे कि अक्टूबर 1993 के बिजबेहारा फायरिंग्स में 60 सिविलियंस की मौत हुई और उसी साल के सुपोर इंसिडेंट में 40 सिविलियंस की। अप्रैल 5, 2000 में ब्राकपुरा अनंतनाग में भी 7 सिविलियंस की मौत हो गई थी। इस पूरे माहौल के साथ कश्मीर की आवाम में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर गुस्सा और नफरत भरी हुई होती थी, और कहीं ना कहीं इंडियन फोर्सेस को भी इस सब का भुगतान भुगतना पड़ता था। खैर, कमिंग बैक, इस इंसिडेंट के बाद बुरहान कई बार अपनी फैमिली को कहा करता था कि अगर उस दिन उसके पास गन होती तो वो उन सीआरपीएफ ऑफिसर्स को मार देता। 16 अक्टूबर 2010 को लंच करने के बाद बुरहान एक बैग में कुछ कपड़े और सामान पैक करके घर से निकल जाता है और घर पे बोलता है कि वो कपड़े ऑल्टर करवा के आ रहा है, लेकिन फिर कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। उस दिन बुरहान दरअसल अपने रिलेटिव आदिल मीर से मिला और इन दोनों ने ही हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया, और ट्रेनिंग के बाद इन दोनों ने और भी कई लोगों को इस राह पे चलने के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। आदिल मीर इवेंचुअली साउथ कश्मीर का कमांडर बन गया। वहीं दूसरी ओर 2013 में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई एक टेररिस्ट एजाज अहमद भट्ट की, जिसमें उसने बुरहान का नाम लेते हुए कहा कि बुरहान से कहना कि मेरे लिए प्रे करे, और इसके बाद इस टेररिस्ट को मार दिया जाता है। फिर 2014 में आदिल मीर को भी एक ऑपरेशन के दौरान मार दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें बुरहान को हिजबुल मुजाहिदीन का यंगेस्ट कमांडर बना दिया जाता है। एंड शॉकिंगली बुरहान वानी ने कभी अपनी ट्रू आइडेंटिटी सोशल मीडिया से छुपा के नहीं रखी, और इसके बाद बुरहान ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और वो फ्रीक्वेंटली कश्मीर यूथ को इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए और कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, भारत से अलग करने के लिए और उसके साथ टेररिज्म में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता नजर आता था। धीरे धीरे अपनी बातों और मैनिपुलेटिंग स्किल्स के चलते बुरहान कश्मीर में काफी पॉपुलर हो गया और कश्मीर का हीरो भी बन गया। बुरहान वानी एक ऐसा शख्स था जिसे अब कश्मीर के हर घर का बच्चा बूढ़ा सब जानते थे और उसे एक मसीहा मानते थे। इसी कारण से बुरहान कहीं ना कहीं इंडियन फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनते जा रहा है और उसके सर पे 10 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। कट टू अप्रैल 13, 2015, जब बुरहान का बड़ा भाई खालिद वानी दोस्तों के साथ पिकनिक के बहाने बुरहान वानी से मिलने जाता है।
इस पूरे मीट की इंटेल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच जाती है बुरहान को एम्बुश करने के लिए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचती है तो फायरिंग चालू हो जाती है, जिसमें बुरहान तो बच जाता है लेकिन उसका भाई खालिद मारा जाता है और खालिद के 2 दोस्त भी पकड़े जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वापस से घाटी में प्रोटेस्ट छिड़ जाते हैं, जिसके चलते फोर्सेस का काफी हैवी डिप्लॉयमेंट वादी में देखने को मिलता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बुरहान और खालिद का एक कॉमन फ्रेंड सब्जार अहमद, जिसको अभी पता चला है कि उसके दोस्त खालिद को मार दिया गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू, वो काफी डिस्टर्ब रहता है। इसी के चलते सब्जार भी हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लेता है और कहा जाता है कि उसने प्रोटेस्ट में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस टाइम कि उसे पॉपुलरली साबा डॉन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सब्जार ऐसा इकलौता युवा नहीं था। शोपियन का 23 साल का सद्दाम पोद्दार, जो भी काफी होनहार और पढ़ा लिखा था, वो भी 14 सितंबर 2014 को बुरहान को ज्वाइन कर लेता है। बुरहान ने ऐसे नौजवानों के साथ मिलकर 11 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया था। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि बुरहान के आने से पहले तक ऐसे मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग पीओके में होती थी, लेकिन उसके आने के बाद ये ट्रेनिंग साउथ कश्मीर में ही होने लग गई थी, जिसके चलते बुरहान दिन पे दिन बहुत बड़ा रिस्क बनता जा रहा था भारत के लिए। उसकी पॉपुलैरिटी और पब्लिक सपोर्ट के चलते वो फ्रीली घूमता था और एक बार उसने एक वीडियो ऐसी रिलीज की थी जिसमें उसने अमरनाथ यात्रा के दौरान कहा था कि उसे अमरनाथ यात्रियों से कोई दिक्कत नहीं है, ना उसका ग्रुप उन्हें अटैक करेगा। लेकिन उसी वीडियो में उसने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को खरी वार्निंग दी थी कि वो उससे बच के रहें। इस सब के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी बुरहान के अगेंस्ट और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से बुरहान को ट्रेस करने की भी कोशिश कर रही थी। इसी वक्त के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगता है सरताज अहमद शेख के बारे में। ये वो शख्स था जो सन 2000 में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गया था और जिसने वहां जाके हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया था। ये 9 साल तक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके बाद ये वापस कश्मीर आ गया और एक भले इंसान की तरह एक गारमेंट शॉप का काम करने लगा। सरताज इंडियन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बुरहान तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम बन सकता था, क्योंकि वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर चुका था और इसलिए इंडियन फोर्सेस ने उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया और उसे अपना असेट बनाकर, अपना अंडरकवर एजेंट बनाकर बुरहान को ज्वाइन करने के लिए बोला। सरताज को बुरहान की सारी एक्टिविटीज और प्लान्स पे नजर रखनी थी और उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को प्रोवाइड करनी थी। लेकिन दिसंबर 2015 में सरताज अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इंडियन फोर्सेस से कट कर देता है और एक्चुअली काफी बड़ा धोखा इन्हें देता है। सरताज के पास इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड कई कॉन्फिडेंशियल इन्फोस थी, जो अगर बुरहान तक पहुंच जाती तो भारत के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए काफी खतरा था और इसलिए बुरहान की जगह अब इंटेल एजेंसीज का फोकस सरताज को ढूंढने पे शिफ्ट हो जाता है। सरताज को ढूंढने के लिए कई रेड्स कंडक्ट करी जाती है एसओजीज के थ्रू, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलने वाला कहाँ था। लेकिन फिर एक दिन श्रीनगर इंटेलिजेंस ब्यूरो को रात को बुरहान की एक लीड मिलती है। अब इस लीड को लेकर मल्टीपल थ्योरीज हैं, जिनमें से 2 मेन है। पहली थ्योरी के मुताबिक बुरहान की गर्लफ्रेंड उसकी लोकेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिस्क्लोज करती है और वो इसलिए क्योंकि उसे पता चलता है कि बुरहान कई लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था और उसे बताया भी जाता है कि बुरहान को बचाने में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी अब उस तक पहुंच गई हैं और बुरहान खुद को बचाने के लिए उसको नुकसान कर सकता है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक बुरहान की लोकेशन तारिक पंडित नामक शख्स पुलिस को लीक करता है। ये तारिक पंडित पुलवामा रीजन का एक टेररिस्ट था जो कि हैदराबाद की एक कॉफी शॉप में काम करता था, लेकिन 2014 के फ्लड्स के बाद कश्मीर लौट आया और वहाँ एक ट्रक ड्राइवर बन गया। 2015 में बुरहान वानी की एक वीडियो देखने के बाद उसने हिजबुल मुजाहिदीन और बुरहान वानी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन 2015 में ही उसे AK-47 राइफल्स के साथ पकड़ा गया और अरेस्ट भी कर लिया गया। माना जाता है कि इस तारिक पंडित ने ही पुलिस कस्टडी में बुरहान की लीड प्रोवाइड करी। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि कसाई के रूप में काम करने वाला इंसान जो कि उस घर के आसपास रहता था जहां ये दोनों जाने वाले थे, उसने ये इंटेल प्रोवाइड करी क्योंकि वो एक अंडरकवर एजेंट था और उसके पास उस घर से कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मटन लेने आया था। खैर, लीड किसी ने भी प्रोवाइड करी हो, पर लीड ये थी कि सरताज शेख कोकरनाग, जो कि इस्लामाबाद से 18 किलोमीटर ही दूर था, वह अपने चाचा के यहाँ जाने वाला है
और वहाँ कोई दावत भी है और चांसेस ये भी थे कि बुरहान वानी भी उसके साथ यहाँ आने वाला है। हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था। इस इन्फो को राष्ट्रीय राइफल्स से क्रॉस वेरीफाई करवाने के बाद एक पूरा ऑपरेशन बुरहान वानी के नाम से प्लान कर लिया जाता है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि बुरहान और सरताज कोकरनाग में सिर्फ दावत के लिए नहीं थे, बल्कि वेपन्स प्रोक्योर करने के लिए भी आए थे। प्लान के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर और कश्मीर पुलिस के साथ इस ऑपरेशन पे एक्शन 8 जुलाई को शुरू कर लिया जाता है। इस ऑपरेशन को मेजर संदीप कुमार, कैप्टन मनिक शर्मा और नायक अरविंद सिंह चौहान के नेतृत्व में कैरी आउट किया जाना था। ये घर जिसके अराउंड ये पूरा ऑपरेशन रिवॉल्व कर रहा था, ये कोकरनाग के एक छोटे इलाके बमडूरा में लोकेटेड। जैसे ही इस ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की हेवी डिप्लॉयमेंट यहाँ शुरू हुई, यहाँ के लोग सहम गए और उनको शक होने लगा कि आर्मी यहाँ क्यों आई है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कश्मीर के लोकल लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से काफी नाराज रहते थे। इनफैक्ट कई तो नफरत भी करते थे। इसके चलते लोगों ने भीड़ जमा करना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी और तो और पत्थरबाजी भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आर्मी पे प्रेशर बढ़ रहा था। जैसे तैसे सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को ये दिलासा दे रही थी कि ये हेवी डिप्लॉयमेंट एक इनॉग्रेशन फंक्शन के लिए है, जिसके वजह से सीएम महबूबा मुफ्ती यहाँ आने वाली है। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे ऑपरेशन की कोई भी खबर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के पास थी ही नहीं, जिसकी वजह से भी फोर्सेस काफी पॉलिटिकल प्रेशर में थे। और इन सब प्रॉब्लम्स के साथ भी इस ऑपरेशन को कैरी आउट करना इम्पोर्टेंट था, और वो भी जल्द से जल्द। देखते ही देखते बाहर चल रहे इस पूरे माहौल की खबर उस घर तक भी पहुंच गई जहां बुरहान, सरताज और इनके साथी मौजूद थे, और वो सभी सतर्क हो गए। इवेंचुअली दोनों साइड से गोलीबारी शुरू हो गई, जितने में मेजर कुमार ने देखा कि घर के पीछे की साइड से 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनमें से एक को तो रिकॉग्नाइज कर लिया था, जो कि परवेज अहमद लश्करी था, जो कि बुरहान वानी का काफी करीबी था। लेकिन वही परवेज जिसके साथ था और जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। मेजर कुमार ने सीधा उन दोनों पे निशाना साध दिया। पहला निशाना परवेज पर लगा और दूसरा उस दूसरे आदमी पर। जब फायरिंग रुकी तो सारे टेररिस्ट जिनको मारा गया था उन्हें आइडेंटिफाई करा गया और पाया गया कि वो दूसरा आदमी खुद बुरहान वानी था। इधर यहाँ ध्यान रखिए कि पूरा ऑपरेशन कहीं ना कहीं सरताज को पकड़ने के लिए था, लेकिन यहाँ बुरहान वानी का भी एनकाउंटर कर लिया गया और परवेज और बुरहान के साथ इस गोलीबारी में सरताज को भी मार गिराया गया था। बुरहान वानी जो कश्मीर में हीरो की छवि में रहता था, उसकी मौत की खबर पूरे कश्मीर में फैल गई और पूरा कश्मीर प्रोटेस्ट पे उतर गया। लोगों का गुस्सा सिक्योरिटी फोर्सेस पे जबरदस्त उतरा। जगह जगह रोड्स को ब्लॉक करने के, आग लगाने के, पत्थरबाजी के और वायलेंस के इंसिडेंट सामने आने लगे। इसी के साथ कश्मीर की सरकार ने भी ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी, जिसके बाद पब्लिक और भी ज्यादा भड़क गई। बुरहान के फादर ने भी बुरहान के टेररिस्ट बनने को उसकी मजबूरी बताई और कारण सिक्योरिटी फोर्सेस बताया गया। जब बुरहान की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था तो उस टाइम वहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और उसकी बॉडी को पाकिस्तान के झंडे से कवर किया गया था। मोर ओवर बुरहान के जनाजे पे इतने लोग मौजूद थे कि उसके लिए नमाज जनाजा भी 40 बार पढ़ी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुरहान की तारीफ करी और उसे शहीद बताया। पूरी घाटी में हालात इतने खराब हो गए थे कि उन प्रोटेस्ट्स में 91 लोगों की मौत हो गई थी और 12,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इसी के साथ कश्मीर में 51 दिन का कर्फ्यू लगाया गया था, जिससे जायज सी बात है कि लोगों के कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी पे गहरा असर हुआ। स्कूल्स में 1st to 8th क्लास तक के लिए मास प्रमोशन अनाउंस कर दिया गया था। इसके अलावा इस पूरे इंसिडेंट का भुगतान उस घर के लोगों को भी भरना पड़ा जिनके घर के अराउंड ये पूरा ऑपरेशन रिवॉल्व करता था। लोगों को लगा कि बुरहान की इन्फॉर्मेशन उसी घर के किसी सदस्य ने लीक करी थी और इसलिए उनके घर को जला दिया गया और उनको भी बेघर कर दिया गया, जिसके बाद बहुत टाइम तक किसी ने उनकी मदद नहीं करी और काफी अत्याचार उन लोगों पर, उस घर की बेटियों पर किया गया। मई 2019 में बुरहान वानी के ग्रुप के आखिरी मिलिटेंट लतीफ टाइगर का भी एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन आज भी ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में चल रहा है, जिसके तहत बुरहान और उसके जैसे मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मिशन ऑल आउट जब तक चलता रहेगा जब तक लोगों की मानसिकता में डिफरेंस नहीं आएगा। एक बुरहान का इनकाउंटर होगा, 100 और खड़े हो जाएंगे। समझ नहीं आता कि क्यों बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को हीरो मान लिया जाता है
और राइफलमैन औरंगजेब जैसे लोगों की बात तक नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता तो बता दूं कि राइफल औरंगजेब इंडियन आर्मी के एक जाबाज सोल्जर थे जिन्होंने कश्मीर के कई टेररिस्ट एनकाउंटर्स में अपनी जान पे खेल के हिस्सा लिया। एक दिन जब ये निहत्थे अपने परिवार के साथ ईद मनाने जा रहे थे तो इन्हें किडनैप कर लिया गया और इनकी दोनों टांगे तोड़ दी गई। इन पे काफी टॉर्चर हुआ और उसके बाद इनसे ऑन रिकॉर्ड कुछ एनकाउंटर्स के बारे में भी पूछा गया और इन्होंने सर उठा के जवाब भी दिया कि वो उन एनकाउंटर्स में शामिल थे, जिसके बाद ऑन रिकॉर्ड ही उनको गोली मार दी गई। सवाल ये है कि आप कैसे तय कर रहे हैं कि शहादत किसको मिलनी चाहिए? आप कैसे तय कर रहे हैं कि कौन आपका दुश्मन है, कौन दोस्त? और आप कैसे तय कर रहे हैं कि जिहाद का असली मतलब क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. Also drop your feedback in the comment section. Thanks for watching. Jai Hind.